नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीएस स्टडी पॉइंट पे। आज के वीडियो में हम जो ओल्ड एनसीईआरटी की ज्योग्राफी की क्लास चल रही थी उसके अगले अध्याय को देखेंगे और आज का अध्याय क्या हमारा है 8। ठीक है, तो इसमें मुख्य रूप से हम क्या देखेंगे, संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि जो यूएसए बोलते हैं जिसको, अमेरिका जो देश है उसके बारे में हम देखेंगे। तो इससे पहले क्या देखा था हमने, इससे पहले के वीडियो में हमने डिस्कस किया था जो पूरा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है उसके बारे में हमने देखा था। तो अगर आपने बोला वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देखिएगा जरूर। ओल्ड एनसीईआरटी के नाम से बना हुआ है, ओल्ड एनसीईआरटी के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें जाकर के आप देखेंगे तो इससे पहले के सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। तो संयुक्त राज्य अमेरिका जो है, आपको पता है विश्व में अभी क्या है, सुपर पावर यही है, सबसे बड़ा जो शक्तिशाली अगर देश की बात करते हैं विश्व में कौन है, तो यूएसए ही है। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो सबसे पहले आपको पता है कि एनसीईआरटी में जो दे रखा होता है चैप्टर के स्टार्टिंग में टर्मोलॉजी यानी कि परिभाषाएं दे रखी होती हैं। तो ये पहली परिभाषा दे रखी है राष्ट्रीय उद्यान। तो राष्ट्रीय उद्यान क्या होते हैं, तो राष्ट्रीय उद्यान क्या होता है, जो प्राकृतिक वनस्पति, प्राकृतिक सौंदर्य तथा वन्य जीवों के संरक्षण के लिए सुरक्षित किया गया एक क्षेत्र होता है। तो उसी को क्या बोलेंगे हम, राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। चलिए चैप्टर में देख लेते हैं। तो चैप्टर में स्टार्टिंग में बताया गया है कि इसके आकार के बारे में बताया गया है कि संयुक्त राज्य अमेरिका जो है विश्व का जो है चौथा सबसे बड़ा देश है। तो कभी कभी प्रश्न आते हैं जो पीटी में, तो कैसे आते हैं, वो बोलेगा कि निम्नलिखित में से जो है क्रम से सुनियोजित कीजिए कि सबसे बड़ा कौन सा है और सबसे छोटा कौन सा है। तो देखिए सबसे बड़ा विश्व का जो देश है कौन सा है, वो है रूस है। तो रूस सबसे बड़ा देश है। सेकंड नंबर पे अगर आकार की बात करते हैं, क्षेत्रफल में कौन बड़ा देश है, कनाडा है। ठीक है, और तीसरे नंबर पे कौन सा सबसे बड़ा देश है, तो चाइना है। फिर चौथे नंबर पे आता है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका। तो ध्यान रखिएगा, क्रम कभी कभी पूछा जाता है तो बोल देगा कि बढ़ते हुए क्रम में या फिर घटते हुए क्रम में निम्नलिखित देशों को सुमेलित कीजिए। तो आपको पर याद रहना चाहिए सबसे बड़ा देश कौन सा विश्व का है, रूस है। सेकंड नंबर पे कनाडा है, तीसरे नंबर पे चाइना आता है, फिर उसके बाद आता है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका। फिर अलास्का और हवाई सहित, हवाई एक आइलैंड है, हवाई द्वीप समूह बोलते हैं। तो हवाई द्वीप समूह कहाँ पे मिलेगा आपको, प्रशांत महासागर में मिलेगा। ठीक है, आप मैप में जाके इसको ढूंढिएगा, प्रशांत महासागर में जो आपको हवाई द्वीप मिलेंगे। और जो अलास्का है, तो अलास्का आपको कहाँ मिलता है, अलास्का जो है कनाडा का जो बॉर्डर है ना, जैसे आप मैप बनाते हैं अगर ऐसे रफली, तो ये ऐसे का बनता है मैप। ठीक है, ये मान लो अगर मैप है तो कनाडा के पास जो है आपको क्या मिलेगा, अलास्का मिलेगा। यहाँ पे ये क्या है आपका, अलास्का है। ठीक है, और यहाँ पे ऐसे सीमा बनी होगी, किसकी बनी होगी, ये कनाडा और यूएसए की। तो यहाँ पे यूएसए हो गया। ठीक है, यहाँ पे नीचे इसके मैक्सिको हो गया और ऊपर क्या हो गया, कनाडा हो गया। ठीक है, लेकिन जो अलास्का है इस पे अधिकार किसका है, तो यूएसए का है। ठीक है, यूएसए ने जो है कनाडा से ये अलास्का को खरीद लिया था। तो यहीं पे लिखा हुआ है क्या, जो अलास्का है और हवाई सहित, हवाई द्वीप समूह का नाम है। हवाई द्वीप समूह कहाँ मिलेगा आपको, जो प्रशांत महासागर में यहाँ जाएंगे तो वहाँ पे जो द्वीप समूह है ये प्रशांत महासागर में। इसमें कितने 50 राज्य हैं, 50 राज्य हैं। ठीक है, 50 स्टेट्स हैं। कहाँ हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका में। चलिए, फिर अलास्का और हवाई अन्य 48 राज्यों से बहुत दूर है। आपको पता ही है अलास्का जो है कनाडा के पास है और हवाई आइलैंड कहाँ पे हमने दिखाया अभी आपको, प्रशांत महासागर में है। तो यहीं पे लिखा हुआ है कि इनकी स्थिति जो है मानचित्र में देखिए। तो आप मानचित्र में देखेंगे अपने मैप में, तो आप इनको देखेंगे तो कहाँ पाएंगे कि जो बाकी के 48 राज्य हैं उनसे ये जो है अलास्का और हवाई आइलैंड जो है काफ़ी दूर हैं। फिर संयुक्त राज्य का विस्तार जो है पूरब में कहाँ मिलेगा, अटलांटिक महासागर से लेकर के पश्चिम में कहाँ मिलेगा, प्रशांत महासागर तक फैला है ये। ठीक है, तो आप मैप में इसको देखिएगा कि कहाँ से कहाँ तक ये फैला हुआ है। चलिए आगे देख लेते हैं। अब भौतिक लक्षण को देखेंगे। तो इस संयुक्त राज्य अमेरिका के भौतिक लक्षण को देखने से पहले हम एक बार इसको मैप में देख लेते हैं। ठीक है, तो ये रहा आपका मैप है, ये संयुक्त राज्य अमेरिका का मैप है। ठीक है, तो यहाँ ऊपर आपको क्या मिलेगा, ऊपर आपको यहाँ पे जो रेखा दिख रखी है, ये बॉर्डर बना हुआ है, ये बॉर्डर दिख रहा है आपका ये। ठीक है, ये बॉर्डर है। ये इधर क्या मिलेगा आपको, कनाडा मिलेगा, कनाडा देश हो गया। ठीक है,
और यहाँ पे जो बॉर्डर बना हुआ है ये ऐसे बना हुआ है बॉर्डर, ठीक है। ये यहाँ पे क्या मिलेगा, मैक्सिको है इधर, ठीक है। ये मैक्सिको इसके दक्षिण में हो जाएगा और उत्तर में क्या है, कनाडा हो जाएगा। और इसके बीच में क्या है, पूरा यूएसए यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका। अब देखिए यहाँ पे खास बातें देख लेते हैं पहले हम। तो देखिए यहाँ पे क्या मिलेगा आपके इसके, यानी कि यूएसए के जो पूर्वी तट है ना, ये पूर्वी तट है। तो पूर्वी साइड में, पूर्वी हिस्से में क्या मिलेगा आपको, अपलेशियन पर्वत की उच्च भूमि मिलेगी, ठीक है। यानी पर्वतीय एरिया हो गया, अपलेशियन पर्वत एरिया हो गया। फिर यहाँ पश्चिम में देखेंगे तो इधर क्या मिलेगा आपको, ये कार्डिलेरा पर्वत श्रृंखला है, ठीक है। कार्डिलेरा क्या होता है, कार्डिलेरा क्या होता है, जो पर्वत जो ऐसे समानांतर क्रम में अगर स्थित होते हैं तो उनको ही बोलते हैं कार्डिलेरा। और कार्डिलेरा में सबसे इधर स्टार्टिंग में यहाँ पे कौन सा मिलेगा आपको, रॉकीज पर्वतमाला मिलेगी, ठीक है, पर्वत रेंज, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, एक सिएरा नेवादा मिलेगा, ठीक है, सिएरा नेवादा श्रेणी। फिर यहाँ पे मिलेगा काकेसस, नहीं कैस्केड, सॉरी काकेसस नहीं है, यहाँ पे कैस्केड है, ठीक है। तो कैस्केड श्रेणी कहाँ पे मिलेगी आपको, यहाँ पे मिलेगी, ठीक है, सिएरा नेवादा के ऊपर उत्तर की ओर। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, कैस्केड श्रेणी है, ठीक है। कोलंबिया का पठार कहाँ मिलेगा, इनके बीच में मिलेगा, रॉकी माउंटेन और कैस्केड श्रेणी के बीच में क्या मिलेगा आपको, कोलंबिया पठार मिलेगा। यहाँ पे आपको मिलेगा ग्रेट बेसिन, ठीक है। ये सब आपको पता होना चाहिए, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि ये चीज़ कहाँ पर है, तो आपको पता होना चाहिए। ये सारी चीज़ें कहाँ मिलेंगी, अमेरिका में मिलेंगे, यूएसए में, संयुक्त राज्य अमेरिका में ये सारी चीज़ें स्थित हैं। अब देखिए यहाँ पर पश्चिम में भी क्या हो गया, पर्वत हो गया, पूरब में पर्वत हो गया। अब इनके बीच में क्या मिलेगा आपको, मैदान मिलेंगे, ठीक है। इनके बीच में आपको मिल जाएगा यहाँ पर मैदानी भाग ये वाला एरिया, ठीक है, जिसको बोलते हैं क्या, प्रेरी, इसको बोलते हैं निम्न भूमि, ठीक है। तो ये वाला जो क्षेत्र हो गया, यानी कि दोनों, यानी ये पर्वतीय क्षेत्र है, ये भी पर्वतीय क्षेत्र है, और इनके बीच में क्या मिलेगा, मध्यवर्ती मैदान या फिर मध्यवर्ती निम्न भूमि का क्षेत्र भी इसको बोलते हैं। यहीं पर जो है प्रेरी घास पाई जाती है, जो प्रेरी घास के मैदान होते हैं जो कि बहुत ही उपजाऊ होते हैं, और मुख्य रूप से जो कृषि होती है वो इसी एरिया में होती है, ठीक है। चलिए अब हम देख लेते हैं, चैप्टर में भी देख लेते हैं कि क्या क्या पढ़ना है, इसमें क्या क्या बताया गया है यूएस के बारे में। भौतिक लक्षण हम पहले पर देखेंगे। तो भौतिक लक्षण यहाँ पे दे रखा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के भूभाग में बड़ी विविधता पाई जाती है। क्यों? क्योंकि बहुत ही बड़े भाग में फैला हुआ है, दुनिया का चौथे नंबर का सबसे बड़ा देश है, इसलिए क्या है, बहुत ही ज़्यादा डाइवर्सिफाई है, डाइवर्सिटी बहुत ही अधिक पाई जाती है। यहाँ पर्वत भी हैं, पठार भी हैं और मैदान भी हैं, हमने अभी देख लिया मैप में। इनमें से होकर अनेक नदियाँ बहती हैं, ठीक है। इनके भौतिक लक्षण को जो है 3 प्रमुख वर्गों में विभाजित किया सकता है। पहला कौन सा है, पश्चिमी भाग, पश्चिमी का जो पर्वतीय क्षेत्र है, कार्डिलेरा का क्षेत्र है, ठीक है, तो वही लिखा हुआ है पश्चिमी कार्डिलेरा। फिर दूसरा भाग कौन सा है, मध्यवर्ती निम्न भूमियाँ, जहाँ मैदानी क्षेत्र है। और तीसरा क्या है, पूर्वी उच्च भूमि, जहाँ पे अभी हमने देखा क्या, अपलेशियन जो पर्वत श्रेणी देखी हमने, ठीक है। फिर पश्चिमी कार्डिलेरा में कई ऊंची ऊंची और ऊबड़ खाबड़ पर्वत श्रेणियां हैं। ये उत्तर से दक्षिण दिशा में फैली हुई है। हमने अभी देखा क्या, ऐसे तो फैला हुआ है पूरा पर्वत, ठीक है। तो उत्तर इधर ये नॉर्थ हो गया आपका, और ये इधर क्या हो गया आपका, दक्षिण है। तो उत्तर से दक्षिण रेंज में ये फैला हुआ है, ठीक है। इनमें जो है रॉकी पर्वतमाला सबसे ऊंची है। तो हमने भी देखा था रॉकी पर्वतमाला जो है, और वो कैसी है, सबसे ऊंची श्रेणी है, जो पश्चिमी कार्डिलेरा के पूर्वी भाग में स्थित है। हमने देखा था यहाँ पर जो है रॉकी पर्वत था। रॉकी पर्वत के पश्चिम में क्या मिलेगा, उत्तर की ओर कैस्केड श्रेणी है। तो यहाँ पे हमने देखा था उत्तर की ओर कैस्केड श्रेणी था, ठीक है। और दक्षिण में हमने क्या देखा था, यहाँ पर देखा था दक्षिण में सिएरा नेवादा, यानी कि जो रॉकी पर्वत है उसके दक्षिण में लगभग है ये। तो क्या है, ये सिएरा नेवादा श्रेणी है। तो दोनों ही श्रेणी आपको याद रखनी है कि जो कैस्केड श्रेणी है और सिएरा नेवादा श्रेणी है, कहाँ में पाई जाती हैं, ये यूएसए में है। फिर प्रशांत महासागर के निकट तट श्रेणी है, ठीक है। पश्चिमी कार्डिलेरा का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर की अगर बात करते हैं तो माउंट व्हिटने है, ठीक है। तो माउंट व्हिटने कहाँ मिलेगा आपको, पश्चिमी कार्डिलेरा का सबसे ऊंचा पर्वत है ये।
इसकी समुद्र तल से ऊंचाई की अगर बात करते हैं तो लगभग कितनी है, 4418 मीटर है। तो लंबाई याद करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन ये पूछ सकता है कि यूएसए का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन है, तो माउंट व्हिटने है जो सबसे ऊंचा पर्वत शिखर यूएसए का है। चलिए आगे देख लेते हैं। फिर आगे लिख रखा है कि एक और जो है सेरा नेवादा और कैस्केड पर्वत श्रेणियां तथा दूसरी ओर क्या मिलेगा आपको, रॉकी पर्वत श्रेणियों के मध्य ऊंचे ऊंचे पठार हैं, जिनको क्या बोलते हैं, अंतरा पर्वतीय पठार। यानी कि दो पर्वत के बीच में अगर कोई पठार है तो उसको क्या बोलते हैं, अंतरा पर्वतीय पठार बोलते हैं। और अनेक घाटियां हैं, यानी कि बहुत सारी घाटियां इन पर्वतों के बीच में पाई जाती हैं। इन पठारों और घाटियों के नाम जो है मानचित्र से ज्ञात कीजिए। तो आप मानचित्र को देखेंगे, वहां से जो है आप पाएंगे कोलंबिया का पठार जो है काफी ऊंचा पठार है, इस क्षेत्र का सबसे बड़ा पठार है। फिर आगे देख लेते हैं कि पश्चिमी कार्डिलेरा में जो है अनेक राष्ट्रीय उद्यान हैं, यानी कि नेशनल पार्क हैं। यहाँ पर येलोस्टोन जो नेशनल पार्क है ये विश्व का पहला नेशनल पार्क है और बहुत ही आकर्षक पार्क है, ठीक है। और यहीं पर क्या मिलेगा आपको, ओल्ड फेथफुल जो गीजर है वो यहीं पर अवेलेबल है, ठीक है। यहीं पे है स्थित येलोस्टोन नेशनल पार्क, पर्यटकों के क्या आकर्षण का केंद्र है। फिर यहाँ की ऊंची ऊंची चोटियाँ, कैनियन, ज्वालामुखी, गर्म जल स्रोत तथा गीजर यानी उशोस बोलते हैं हिंदी में, उनका मन मोह लेते हैं, यानी कि पर्यटकों का जो है आकर्षण का ये केंद्र है। फिर संयुक्त राज्य का मध्य भाग कैसा है, मैदानी है, हमने अभी देखा था स्टार्टिंग में। तो बीच का हिस्सा कैसा है, मैदान है, यहाँ पे हमने देखा ही था अभी, ठीक है। तो इस मध्यवर्ती निम्न भूमि, इसका नाम क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं मध्यवर्ती निम्न भूमि के नाम से पुकारा जाता है। इसके पश्चिम में क्या मिलेगा आपको, रॉकी पर्वत श्रेणी मिलेगी और पूर्व में क्या मिलेगा, अपलेशियन पर्वत हैं। इस क्षेत्र में जो है मिसिसिपी और उसकी सहायक नदियां बहती हैं। तो यहाँ की यानी मध्य भूमि का जो क्षेत्र है, मध्यवर्ती जो निम्न भूमि का क्षेत्र है, वहाँ की मुख्य नदी कौन सी है, तो मिसिसिपी नदी यहाँ की सबसे महत्वपूर्ण नदी है। यह मैदान जो है संयुक्त राज्य का सबसे अधिक उपजाऊ भाग है, ठीक है। तो सबसे अधिक उपजाऊ भाग यहीं पे मुख्य रूप से कृषि की जाती है। पूर्वी उच्च भूमियों को अपलेशियन पर्वत के नाम से जाना जाता है, जो हमने देखा था पूरब में है, ठीक है। इन पर्वतों के दोनों ओर क्या है, संकरे और कम ऊंचाई के पठार हैं, ठीक है। जो पर्वत हैं, अपलेशियन पर्वत है, तो इन पर्वत के दोनों ओर जो है क्या है, संकरे यानी कम चौड़े और कम ऊंचाई के क्या है, पठार पाए जाते हैं। और इनको बोलते हैं क्या है, इन्हें पीडमांट या गिरिपाद पठार कहते हैं, ठीक है। तो ये पीडमांट क्या होता है, मान लो कोई ऊंचा पर्वतीय क्षेत्र होता है, उसके बाद उसके सटे अगर ऐसे कोई चीज बनी होती है तो इस वाले एरिया को बोलते हैं क्या, पीडमांट या फिर गिरिपाद पठार। यानी कि पर्वत का जो गिरिपाद यानी फुट हिल एरिया टाइप का होता है उसको बोलते हैं गिरिपाद पठार, ठीक है, क्योंकि बाकी जगह से ऊंचा है इसलिए ये पठार कहलाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। अब यहाँ पे देख लेते हैं जलवायु और प्राकृतिक वनस्पति की बात कर लेते हैं कि यहाँ पे कैसी जलवायु है, प्राकृतिक वनस्पति में क्या क्या पाया जाता है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका की जलवायु में क्या है, बड़ी विविधता है, क्योंकि बहुत बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है ये। इसके दक्षिण पूर्वी भाग की जलवायु कैसी है, आर्द्र है दक्षिण और पूर्व में, और यहाँ भारी वर्षा होती है, ठीक है। तो दक्षिण पूर्वी भाग आप समझ गए होंगे, दक्षिण पूर्वी भाग क्या हो गया, आपको पता होना चाहिए, दिशाओं का ज्ञान होना चाहिए। ये उत्तर है अगर आपका, ये दक्षिण है आपका, तो इधर पूरब हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा, पश्चिम हो जाएगा। तो अगर हम बात कर रहे हैं दक्षिण पूर्व की, यानी कि दक्षिण पूर्व की बात कर रहे हैं, यानी इस वाले एरिया की बात कर रहे हैं, यानी दक्षिण पूर्व आपका ये एरिया ये हो गया, ठीक है। तो इस वाले क्षेत्र में यानी कि ज़्यादा बारिश होती है, ठीक है, यूएसए के। यहाँ वर्षा मुख्य रूप से जो है मैक्सिको की खाड़ी तथा अटलांटिक महासागर से आने वाली गर्म और आर्द्र पवनों के द्वारा होती है। तो मैप अगर आप देखेंगे तो आपको मैप कुछ इस टाइप से दिखाई देगा, ऐसे मान लो, ठीक है। ये अगर मान लो यूएस का है, मान लो इतना मैप, तो इस वाले एरिया में जो है बारिश मुख्य रूप से जो है मैक्सिको की खाड़ी और अटलांटिक महासागर से आने वाली जो पवने हैं, आर्द्र पवने, उसके माध्यम से इस वाले एरिया में जो है, यानी कि दक्षिण और पूर्व एरिया कहलाएगा ना, ये दक्षिण पूर्व एरिया कहलाएगा, उसमें बारिश मुख्य रूप से होती है। फिर आगे वर्षा की मात्रा जो है दक्षिण से उत्तर
तो जैसे जैसे हम अंदर जाएंगे समुद्र से यानी दूरी बढ़ती जाएगी तो दक्षिण से उत्तर की ओर और पूरब से जो है पश्चिम की ओर क्या होती जाएगी, घटती जाएगी। जैसे जैसे हम क्या है समुद्र से दूर जाते आएंगे वर्षा की मात्रा में भी क्या आएगी, कमी आएगी। तो वही लिखा हुआ है, वो दक्षिण से उत्तर तथा पूरब से पश्चिम की ओर घटती जाती है। हिमपात देश के उत्तरी भागों में सीमित, यानी कि अब हिमपात कहाँ होगा, जहाँ पर ज़्यादा ठंडी होगी। तो जो ये इसका उत्तरी क्षेत्र है, ये वाला उत्तरी क्षेत्र, इसमें मुख्य रूप से क्या होती है, हिमपात के रूप में वर्षा होती है, यानी कि ठंड में जो बारिश होगी वो बर्फ के रूप में होती है। तापमान सामान्यतः क्या दक्षिण से उत्तर की ओर घटता जाता है। जाहिर सी बात ये इक्वेटर लाइन के नज़दीक होगा, मान लो 0 डिग्री ये है लाइन, तो जैसे जैसे इससे दूर होते जाएंगे तो क्या है तापमान में कमी आती जाएगी। तो वही लिखा हुआ है, तापमान जो है दक्षिण से उत्तर की ओर क्या होता है, घटता जाता है। फिर दक्षिण में ग्रीष्म ऋतु लंबी होती है, ठीक है। दक्षिणी भाग कैसा होगा, गर्म होगा ना, तो वहां पे जो ग्रीष्म ऋतु होगी लंबी होगी और क्या होगी, गर्म होती है। फिर शीत ऋतु यहाँ पे क्या होगी, छोटी होगी, क्योंकि दक्षिणी भाग है तो वहां जब ग्रीष्म ऋतु लंबी है तो शीत ऋतु क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिक छोटी हो जाएगी और मृदुल होती है, यानी कि ना तो ज़्यादा ठंडी होगी ना ही ज़्यादा गर्मी होगी, यानी कि अच्छा मौसम होगा। इसके विपरीत क्या है, उत्तर में जो उत्तरी भाग है उसमें क्या है, ग्रीष्म ऋतु कैसी होगी, छोटी होगी और कोष्ण होगी, ठीक है, यानी कि गर्म होगी। तथा शीत ऋतु क्या होगी, लंबी होगी, यानी बहुत ही लंबे समय तक चलेगी और ठंडी होगी, क्योंकि उत्तर से हवाएं आती हैं उसकी वजह से यहाँ पे क्या होता है, बर्फ जम जाती है, बहुत ही ठंडी होगी और बहुत ही कठोर जलवायु होगी। मध्यवर्ती निम्न भूमियों की जलवायु जो है महाद्वीपीय है। महाद्वीपीय जलवायु क्या होती है, महाद्वीपीय जलवायु उस जलवायु को कहते हैं ठंड में अधिक ठंडी होगी और गर्मी में अधिक गर्म होती है। यहाँ हल्की वर्षा होती है, यानी कि आंतरिक भागों में क्या होगी, बारिश की कमी आएगी। तटीय क्षेत्रों में क्या होगी, बारिश अधिक होती है। जैसे जैसे हम तट से दूर जाते हैं अंदर की ओर, वहाँ पे वर्षा की मात्रा में क्या आएगी, कमी आएगी। फिर क्या होगा, इस प्रदेश में जो है शीत ऋतु में कुछ हिमपात होता है, क्योंकि उत्तर में जो है पर्वतों का अवरोध नहीं है, ठीक है। तो जो उत्तर से हवाएं चलती हैं वो सीधे अंदर तक चली आती हैं, क्योंकि बीच में उनको रोकने वाली कोई पर्वत श्रृंखला नहीं होती है। इसलिए क्या है, यहाँ पे मध्यवर्ती इलाकों में भी ठंड में क्या है, दिसंबर और जनवरी के महीने में क्या होगा, यहाँ पे हिमपात होगा, यानी बर्फबारी होगी, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे देख लेते हैं, जो संयुक्त राज्य अमेरिका के अधिकतर पूर्वी भाग में, जो पूर्वी हिस्सा हो गया, तो आप माइंड में रखिएगा कि किस हिस्से की बात हो रही है, ध्यान रखिएगा। तो संयुक्त राज्य अमेरिका के अधिकतर पूर्वी भाग में, यानी जो अपलेशियन पर्वत जो एरिया था, ठीक है, वहाँ पे मौसम बड़ी जल्दी जल्दी बदलता है। यहाँ क्या है, दक्षिण से आने वाले कोष्ण पवनों के मार्ग में प्रायः उत्तर से आने वाली ठंडी वायु राशियाँ जो हैं रुकावट पैदा करती हैं। समझ गए, यहाँ पर क्या होगा, यानी इस एरिया में जो है दक्षिण से आने वाली जो गर्म हवाएं हैं इधर से चलेंगी, ठीक है, वो वाली हवाएं, और उत्तर से जो ठंडी हवाएं आने वाली हैं, ठीक है, ये इधर से आ रही ठंडी हवाई, तो ये ठंडी है ये गर्म है, तो क्या होगा, इसके ये जो मिलेंगे आपस में, ठीक है, ये अलग वायु राशि, ठंडी वायु राशि है, ये गर्म वायु राशि है, ये आपस में मिलती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक क्या करते हैं, वाताग्र का निर्माण करते हैं, ठीक है। परिणाम स्वरूप क्या होगा, उत्तर से जो है खराब मौसम का प्रभाव जो है दक्षिण की ओर बढ़ता जाता है, यानी कि यहाँ पे फिर चक्रवाती वर्षा वगैरह भी होती है, वाताग्रों का निर्माण होता है, जिससे क्या है मौसम यहाँ का प्रभावित होता है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे देखा कि संयुक्त राज्य अमेरिका के जो पश्चिमी हिस्सा है, ठीक है, पश्चिमी हिस्से की बात हो रही है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिमी भागों की जलवायु में क्या है, अपेक्षाकृत अधिक भिन्नता पाई जाती है। इसका मुख्य कारण क्या है, यहाँ पे क्या है, मिले यहाँ पे हमने देखा था अभी पर्वत श्रेणियाँ है ना, यहाँ पे कार्डिलेरा है ना, ठीक है, रॉकीज है, सेरा नेवादा है, कैस्केड श्रेणी है। तो यहाँ पे क्या है, पर्वत श्रेणियाँ हैं जो पवनों के मार्ग में अवरोधक उत्पन्न करती हैं, यानी कि उनको रोकने का काम करती हैं। उत्तर पश्चिमी भाग में क्या है, पश्चिमी पवन से भारी वर्षा होती है, ठीक है। अब उत्तर पश्चिमी हिस्से की बात हो रही है, नहीं इस वाले हिस्से की बात हो रही है ऐसे, ठीक है। तो उत्तर पश्चिमी भाग में जो है पश्चिमी पवन से भारी वर्षा होती है, पूर्वी भाग में वर्षा कम हो जाती है, अतः ग्रेट बेसिन तथा कोलोराडो पठार मरुस्थल हैं, ठीक है। जाहिर सी बात है, जब पर्वतीय क्षेत्र को पार करके कोई हवा जब नीचे उतरेगी तो क्या होगी, वो गर्म होगी और शुष्क होगी, तो बारिश नहीं करेगी,
तो इसीलिए क्या है, जो ग्रेट बेसिन का एरिया है, कोलोराडो पठार का जो क्षेत्र है वो कैसा है, मरुस्थल है। समझ गए कैसे? इससे पहले हमने वीडियो में बता भी चुके हैं, चलो एक बार फिर से बता देता हूँ आपको। अब मान लो कोई हवा आएगी, मान लो ये पर्वत से टकराएगी तो इधर ऊंचे उठेगी ऊपर की ओर, तो यहाँ पे तो क्या करेगी, पर्वत के इस हिस्से में क्या करेगी, बारिश करेगी। क्यों? क्योंकि हवा ऊपर उठी, ठंडी हुई। फिर जैसे ही जो पर्वत के इस साइड आएगी, ठीक है, तो क्या हवा कैसी होगी, नीचे उतरती ही हवा है तो हवा कैसी होती है, गर्म होती है। ठीक है, हवा कैसी है, गर्म है। और इसके अंदर क्या खास बात है, अभी जो इधर हवा थी वो आर्द्र थी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्रशांत महासागर इस साइड है। ठीक है, इधर क्या है, प्रशांत महासागर है, तो प्रशांत महासागर के ऊपर से नमी लेकर के हवाएं चल रही थी, यहाँ पे बारिश कर दी हवाओं ने, तो क्या है, अब उसकी जो आर्द्रता यानी कि वो खत्म हो गई, नमी जो है हवा में अब नहीं है। तो अब यहाँ पे जो हवा है वो कैसी है, शुष्क है। तो गर्म भी है, शुष्क भी है, तो बारिश होगी नहीं होगी। इसलिए अब ये वाला एरिया होगा, कैसा होगा, ये वाला एरिया होगा जहाँ पे मरुस्थल बनेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखना हमेशा, पर्वत के इस साइड से जिधर से हवाएं आ रही होती हैं उधर के हिस्से में बारिश होगी, लेकिन जब पर्वत से हवाएं नीचे उतरेंगे तो बारिश नहीं होगी। ध्यान रखिएगा इस चीज को बिल्कुल। चलिए आगे देख लेते हैं। पर्वतों के ऊंचे शिखर जो है पूरे शीत ऋतु में बर्फ से ढके रहते हैं। तो आपको पता ही है, जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है ठंडा होगा तापमान, तो जो जल होगा, पानी होगा, वो किस रूप में हो जाएगा, हिम यानी बर्फ के रूप में जम जाएगा। दक्षिण कैलिफोर्निया में भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है। तो यहाँ पर भी ध्यान रखिएगा कि जो अमेरिका के जो दक्षिणी कैलिफोर्निया के नाम से एक जगह है, ये कहाँ पे पड़ेगा, 30 से 40 डिग्री के अक्षांश में पड़ेगा। 30 से 40 डिग्री अक्षांश में पड़ता है दक्षिण कैलिफोर्निया। ठीक है, यहाँ पे जो जलवायु पाई जाती है कौन सी है, भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है। और आपसे इससे पहले हमने बताया भी था कि भूमध्य सागरीय जलवायु क्या होती है। आप कमेंट करके बताइए हमें कि भूमध्य सागरीय जलवायु की विशेषता क्या होती है, यानी कि उस भूमध्य सागरीय जलवायु की ऐसी क्या खास बात होती है इसलिए वो अन्य जलवायु से अलग होती है। ठीक है, इसके बारे में आप हमें कमेंट करके बताइएगा। इससे पहले के वीडियो में हम हालांकि बता चुके हैं, अब आप बताइए हमें कि भूमध्य सागरीय यानी मेडिटेरियन क्लाइमेट की विशेषता क्या होती है। आगे देख लेते हैं। संयुक्त राज्य में शंकुधारी वन ग्रेट लेक्स प्रदेश और पश्चिमी कार्डिलेरा में पाए जाते हैं। ठीक है, तो यानी कि इस जो शंकुधारी यानी कोनिफेरस जो वन होते हैं कहाँ मिलेंगे, ग्रेट लेक्स प्रदेश हैं जहाँ पे झीलें हैं, 5 झीलें जो प्रमुख हैं वहाँ पर, और पश्चिमी कार्डिलेरा के क्षेत्र में यहाँ पे किस तरह के वन पाए जाते हैं, तो शंकुधारी प्रकार के वन यहाँ पे पाए जाते हैं। संयुक्त राज्य के उत्तरी पश्चिमी भागों के जो विशालकाय रेडवुड तथा डगलस फर जो हैं बहुत प्रसिद्ध हैं। यानी इस क्षेत्र में ये रेडवुड हो गया, डगलस फर नाम की प्रजाति के पेड़ हैं, बहुत ही विश्व प्रसिद्ध हैं ये। यहाँ की जो सर्व प्रमुख वनस्पति जो है वो मिश्रित वनों की है। ठीक है, अगर पूछा जाता है कि अमेरिका की सबसे प्रमुख वनस्पति कौन सी है, तो मिश्रित वनों की है। यहाँ पे मिक्स्ड वन यानी कि जो मिश्रित वन होते हैं वो ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं अमेरिका में। फिर अब यहाँ पे आप देख लेते हैं कि कौन कौन से मिश्रित वन हैं, मुख्य रूप से प्रजातियाँ जिसमें जो आपको जो है शंकुधारी यानी मिश्रित वनों में क्या क्या मिलेगा, शंकुधारी पेड़ मिलेंगे, पर्णपाती दोनों ही प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं। फिर मध्यवर्ती निम्न भूमियों की जो प्राकृतिक वनस्पति क्या है, प्रेरी घास है। तो हमने आपको बता ही दिया पहले ही, जो मध्यवर्ती निम्न भूमि का क्षेत्र है वहाँ पे वनस्पति कौन सी उगती है, प्रेरी घास। तो कभी भी क्वेश्चन पूछा जाए कि प्रेरी घास के मैदान कहाँ हैं, तो संयुक्त राज्य अमेरिका में। फिर संयुक्त राज्य के दक्षिण पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश यानी दक्षिण और पश्चिमी यानी इस एरिया की बात हो रही है, रूप से जो है कोलोराडो नदी की द्रोणी में पाई जाने वाली प्राकृतिक वनस्पति जो है कैक्टस। तो जाहिर सी बात है, जो मरुस्थलीय क्षेत्र होते हैं वहाँ पे कौन से पेड़ पाए जाते हैं, कैक्टस हो गए। ठीक है, और विविध प्रकार की जो कांटेदार झाड़ियाँ होती हैं यहाँ पे मरुस्थलीय क्षेत्र में पाए जाते हैं मुख्य रूप से। चलिए, ये तो हमने देख लिया यहाँ पे पाए जाने वाली वन संसाधन को देख लिया हमने। अब हम अगला देखेंगे आर्थिक विकास। तो आपको पता है यूएसए जो है बहुत ही ज़्यादा विकसित देश है, बहुत ही उच्च आर्थिक विकास हुआ है यहाँ पर। तो अपने उच्च आर्थिक विकास के कारण जो है संयुक्त राज्य अमेरिका जो संसार का एक प्रभावशाली देश है। ठीक है, औद्योगिक और कृषि उत्पादनों में यह संसार का
अग्रणी देश यानी कि आगे है, उद्योग में भी और एग्रीकल्चर में भी। नवीनतम प्रौद्योगिकी यानी कि जो नई नई टेक्नोलॉजी के विकास और उसके उपयोग में भी वह देश शीर्ष है। अपने आर्थिक उत्पादन के कारण जो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का यह सबसे बड़ा भागीदार है। इस देश में जो है फार्म, कारखाने, गोदाम और बैंक सब के सब क्या है, निजी क्षेत्र में, यानी कि यूएसए में जो है वहाँ पे सारे जो क्षेत्र हैं वो क्या है, निजी क्षेत्र में, यानी कि गवर्नमेंट का वहाँ पे हस्तक्षेप कम से कम है। कृषि की बात कर लेते हैं कि यूएसए में कृषि की कौन सी होती है, तो देश के कुल क्षेत्रफल के 5वें भाग पर क्या है, खेती की जाती है। कृषि का जो अधिकतर क्षेत्र है वो कहाँ है, मध्यवर्ती निम्न भूमियों में। देखिए खेती कहाँ होगी, जहाँ पे समतल मैदान होगा, उपजाऊ भूमि होगी, पानी की व्यवस्था होगी, वहीं तो होगी। तो मध्यवर्ती जो निम्न भूमि यानी जो प्रेरी के मैदान है वहाँ पे मुख्य रूप से कृषि की जाती है। तो वही लिखा है, समतल उपजाऊ भूमि तथा सुनिश्चित जल आपूर्ति इस क्षेत्र की विशेषताएं हैं। इस विशाल कृषि क्षेत्र में देश की कुल जनसंख्या का एक बहुत छोटा भाग कृषि कार्य में लगा हुआ है। आपने देखा था, हमने इससे पहले वीडियो में बताया था कि यहाँ के जो खेत हैं बहुत बड़े बड़े हैं और बहुत कम लोग यानी कि मुश्किल से 5% से कम लोग भी जो हैं यहाँ पे कृषि में संलग्न हैं। ये लोग क्या करते हैं, विस्तृत खेती करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, खेती में लगी या थोड़ी सी जनसंख्या भी बहुत अधिक खाद्य सामग्री का क्या करती है, उत्पादन करती है। ठीक है, बहुत कम लोग लगे हुए हैं यहाँ पर और बहुत ज़्यादा मात्रा में उत्पादन कर लेते हैं। इस उत्पादन से न केवल जो है यहाँ की जनसंख्या का भरण पोषण होता है, ठीक है, अपितु क्या करते हैं, निर्यात के लिए भी काफ़ी कुछ बच जाता है। यानी कि इतना ज़्यादा उत्पादन होता है कि अपने जो नीड होती है, उनके खुद के खाने की जो नीड होती है वो तो पूरी कर ही लेते हैं, और इसके बावजूद भी बहुत सारा जो है खाद्यान्न बच जाता है, तो उसका क्या करते हैं, वो निर्यात करते हैं अन्य देशों को। फिर क्या लिखा, लेकिन भारी मात्रा में कीटनाशकों और नाशक मार दवाओं के उपयोग से क्या है, पर्यावरण में प्रदूषण बढ़ रहा है। ऐसी नई विधियों को खोजने के प्रयत्न चल रहे हैं जो परितंत्र हितकारी यानी कि इको फ्रेंडली हो या पारी हितकारी होगा। ठीक है, पारी हितकारी का अर्थ क्या है, वे विधियां और क्रियाएं जो पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालती हैं, यानी कि इको फ्रेंडली टेक्निक का इस्तेमाल करके जो है खेती करने पर बल दिया जा रहा है। फिर मक्का हो गया, गेहूं हो गया, जई हो गया और जौ, ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका की क्या है, मुख्य खाद्यान्न फसलें हैं। फिर साथ में इनके अलावा क्या है और अन्य फसलें कौन सी हैं, तो इसके अलावा जो है यहाँ पर जो है सोयाबीन की खेती की जाती है, कपास हो गया, तंबाकू हो गया, यहाँ की कुछ अन्य फसलें हैं। मक्का जो है सबसे प्रमुख फसल है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ के जो पशुपालन होते हैं, सूअर पालन होता है, उनके लिए जो है मक्के का उत्पादन किया जाता है। संसार के लगभग आधी मक्का जो है इस देश में पैदा होती है, यानी कि मक्के के उत्पादन में ये देश बहुत ही आगे है। यहाँ की मक्का की पैदावार का अधिकांश भाग क्या है, पशुओं, सूअरों और मुर्गियों को खिला दिया जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में जो है गेहूं का जो है दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। ठीक है, यह गेहूं और उसका आटा जो है भारी मात्रा में दूसरे देशों को क्या करता है, निर्यात करता है। जौ और जई जो है मुख्यतः पशुओं को खिलाने के लिए पैदा किया जाता है। ठीक है, और संयुक्त राज्य की कृषि की एक जो है प्रमुख, यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा, जो गेहूं का उत्पादन जो दे रखा है ये अब ये दूसरे स्थान पे नहीं है। ठीक है, क्योंकि जो है इसके दूसरे स्थान पे भारत आ चुका है। संयुक्त राज्य अमेरिका अब दूसरे स्थान पे नहीं है। पहले स्थान पे कौन है, चाइना है, और दूसरे स्थान पे गेहूं के उत्पादन में कौन है, भारत है। तो ये डेटा पुराना हो गया है, हालांकि डेटा आता भी नहीं है, अगर आएगा तो आप उसको करंट से जोड़ के देखिएगा कौन सा आगे है कौन सा पीछे रहे है देश, क्योंकि ये डेटा चेंज होता रहता है। चलिए, तो वही लिखा हुआ है यहाँ पे, जौ और जई जो है मुख्यतः पशुओं को खिलाने के लिए पैदा किए जाते हैं। और संयुक्त राज्य के कृषि की जो एक प्रमुख जो है वो विशेषता क्या है, यहाँ की विशाल क्षेत्र में एक ही फसल, ठीक है, यहाँ के बड़े बड़े खेत होते हैं और एक ही फसल पैदा की जाती है। ये नहीं कि बहुत सारे छोटे छोटे खेतों में जो है अलग अलग फसल करें। यहाँ पे क्या है, बड़े बड़े विशाल क्षेत्र में एक ही प्रमुख फसल पैदा की जाती है। इसलिए यहाँ जो है दूर दूर तक एक ही फसल, जैसे गेहूं हो गया, मक्का हो गया या फिर कपास के खेत दिखाई पड़ते हैं। यानी बहुत बड़े एरिया में जो है खेती की जाती है एक ही फसल की।
फिर मानचित्र पर आप मक्का और कपास की पेटियां देख सकते हैं, मानचित्र दे रखा है तो उसमें आप देख सकते हैं कि कहाँ पे कपास की खेती की जाती है, कहाँ पे मक्के की खेती की जाती है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। संसार का जो लगभग 1/3 कपास जो है संयुक्त राज्य में पैदा किया जाता है, यानी कि कपास के उत्पादन में भी काफ़ी आगे है ये। और कपास इस देश के जो है दक्षिणी भागों में पैदा की जाती है। उसका कारण क्या है आपको पता है, इससे पहले के वीडियो में हमने बताया है कि कपास जो है संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिणी भागों में ही पैदा क्यों की जाती है। तो अगर आपको पता नहीं है तो इससे पहले का वीडियो जरूर देखिएगा आप। फिर यह तंबाकू का भी क्या है अग्रणी उत्पादक है। फिर इसके अलावा आलू हो गया, चुकंदर हो गया और अन्य कई प्रकार के जो हैं फल बड़े पैमाने पर यहाँ पे क्या किए जाते हैं, पैदा किए जाते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। पशुपालन की बात कर लेते हैं कि यहाँ पे किस प्रकार के पशुओं का पालन होता है। तो जो संयुक्त राज्य अमेरिका में जो है पशुपालन क्या है कि महत्वपूर्ण धंधा है। ठीक है, यानी कि ये बेचने के लिए करते हैं पशुपालन। यहाँ बहुत बड़ी संख्या में पशु हो गए, जैसे गाय बैल हो गया, सुअर हो गया, भेड़े को पाला जाता है, पाली जाती हैं। संयुक्त राज्य के जो है पश्चिमी भाग की जो घास भूमियों और पठारों पर क्या है मांस के लिए गाय बैलों को पाला जाता है, जो पर्वतीय क्षेत्र है वहां पर और पठारी क्षेत्र में। फिर यह क्षेत्र जो है पशु रैंचों के लिए प्रसिद्ध है। पशु रैंच क्या होता है, पशु रैंच में चारागाह भूमि तथा कुछ भवनों के समूह होते हैं, यानी कि वहाँ पे चारागाह की व्यवस्था होती है और साथ में कुछ मकान बनाए जाते हैं जहाँ पर रहते हैं वो जो चरवाहे जो रहते हैं। ठीक है, और उनमें जो है इन्हीं भवनों में जो है रैंच का मुख्यालय होता है। ठीक है, रैंच के जो मालिक होते हैं चरवाहों, जिसको क्या बोलते हैं काऊ बॉयज। ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं काऊ बॉयज। तथा रैंच के बहुत से कामों के लिए अलग अलग भवन होते हैं, यानी कि बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से यहाँ पे जो है पशुपालन किया जाता है। फिर जो पशुपालन जो है किया जाता है उसमें क्या है और भवन होते हैं अलग अलग। यहाँ पर क्या है इनके लिए जो है जो पशु होते हैं उनके लिए जो है शीत ऋतु में जो है पशुओं को ठंड से बचाने के लिए क्या है साइबान बनाए जाते हैं, यानी कि उनके लिए रहने के जगह बनाई जाती है। इनके अलावा क्या यहाँ गोदाम होते हैं, मशीनों को कारखाने के शेड होते हैं, दुकान होती है, छांटने दागने और प्रजनन के लिए विशेष स्थान बनाए जाते हैं। यानी कि कहने का मतलब यहाँ जो पशु पाले जाते हैं उनका पूरा वैज्ञानिक तरीके से जो है उनको पाला जाता है। उनके लिए डॉक्टर की सुविधा होती है, गर्मी अगर है तो उनके लिए पंखे वगैरह लगे होते हैं, ठंड है तो ठंड से बचाने के लिए भी उपाय किए जाते हैं, बीमारी ना फैले इसके लिए भी उपाय किए जाते हैं। ठीक है, और प्रजनन यानी कि उनको फर्टाइल करने के लिए भी व्यवस्था होती है, यानी पूरे जो हैं डॉक्टर वगैरह यहाँ पे अवेलेबल होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया रैंचो। तो रैंचो का मतलब समझ गए होंगे यहाँ पर। फिर अब देख लेते हैं आगे। संयुक्त राज्य संसार के कुल दूध उत्पादन का जो है लगभग 20% और मक्खन तथा पनीर का 20% से अधिक उत्पादन करता है। तो हमको ये याद करने की जरूरत नहीं है, हमें ये पता होना चाहिए बस कि संयुक्त राज्य जो है यानी यूएसए जो है वो जो दूध उत्पादन में भी आगे है। ठीक है, और दूध से संबंधित जो अन्य प्रोडक्ट होते हैं जैसे मक्खन हो गया, पनीर हो गया, ठीक है, इनका भी उत्पादन करने में आगे है वो। डेयरी फार्मिंग मुख्यतः कहाँ पे होगी, तो हमने इससे पहले वाले वीडियो में बताया था डेयरी फार्मिंग कहाँ पे होती है, जहाँ पे नमी होती है यानी आर्द्र जलवायु होती है। तो आर्द्र जलवायु कहाँ पाई जाती है, जो ग्रेट लेक्स का एरिया है ना, जहाँ पे 5 लेक हैं, सुपीरियर झील, ह्यूरन झील, मिशिगन झील, इरी झील, तो उन क्षेत्रों में जो है ये मुख्य रूप से जो है डेयरी फार्मिंग के लिए जो है पशुपालन किया जाता है। देखो यहाँ पे 2 तरह के पशुपालन होते हैं, एक तो डेयरी उद्योग के लिए दूध के लिए यानी पशुओं का पालन होता है, दूसरा क्या होता है मांस के लिए होता है। तो मांस का उत्पादन करने वाले जो पशुपालन होते हैं कहाँ पाले जाते हैं, वो पर्वतीय क्षेत्र और पठारी क्षेत्र में पाले जाते हैं। और डेयरी के लिए जो यानी कि जो डेयरी यानी दूध देने वाले जो पशु होते हैं उनका पशुपालन कहाँ होता है, तो जो ग्रेट लेक्स का एरिया है वहाँ पर। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो वही लिखा है ग्रेट लेक्स के आसपास देश के उत्तर पूर्वी भागों में ये विकसित हुआ है। और उसका कारण ये भी एक है क्योंकि यहाँ पे आर्द्र जलवायु भी है, प्लस यहाँ पे जो बाजार है, ठीक है, दूध क्या होता है जल्दी खराब होता है। ठीक है, तो ऐसे में क्या है डेयरी उद्योग वहाँ लगाते हैं जहाँ पे बाजार होता है। तो आपको पता भी है कि उत्तर पूर्वी भाग में जो तटीय क्षेत्र है वहाँ पे ही मुख्य रूप से जो है अमेरिका की जनसंख्या वहाँ पर निवास करती है। तो ये भी एक कारण है। फिर शीतल और आर्द्र जलवायु जो है दुधारू पशुओं के लिए अनुकूल होती है, तो हमने पहले ही बता दिया। यहाँ के अधिकतर जो डेयरी फार्म के हैं बड़े बड़े नगरों के निकट स्थित हैं। तो पूछा है उसने ऐसा क्यों, तो हमें बता दिया क्यों, क्योंकि दूध जो होते हैं जल्दी खराब होने वाले प्रोडक्ट होते हैं ना, तो ऐसे लिए
और डेली डिमांड भी रहती है इनकी है मार्केट में, तो इसीलिए जो है इनका व्यवसाय वहाँ पे ही किया जाता है जहाँ पे बाजार हो, यानी मार्केट होनी चाहिए। अब अगला देख लेते हैं कि मत्स्य यानी फिशिंग के बारे में देख लेते हैं। तो मत्स्य या मछली पकड़ना जो है संयुक्त राज्य अमेरिका का क्या है, एक महत्वपूर्ण व्यवसाय है। यहाँ मछलियाँ जो है खुले सागरों, प्रशांत महासागर हो गया और कौन सा है, अटलांटिक महासागर के तटों के साथ साथ तथा अंतःस्थलीय जलाशयों से पकड़ी जाती हैं। अंतःस्थलीय समझ गए होंगे, कोई रिवर हो गई, झील हो गई, वहाँ तालाब हो गया, तो वहाँ पे जो मछली पालन होता है तो उसको क्या बोलेंगे, अंतःस्थलीय जलाशय। यहाँ जो है मछली पकड़ने के लिए आधुनिकतम विधियों का उपयोग किया जाता है, यानी कि पूरा कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी का पूरा इस्तेमाल किया जाता है मछली को पकड़ने में, ठीक है। तो ये सब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके जो है बहुत ही अच्छे तरीके से जो है मछली पालन करते हैं। आधुनिक पोतों में क्या है, कंप्यूटरों के द्वारा नियंत्रित संवेदक लगे होते हैं, यानी कि सेंसर्स लगे होते हैं, और संवेदक यानी सेंसर के द्वारा क्या संभावित मत्स्य क्षेत्रों का पता लगाया जाता है कि कहाँ पे मछली हो सकती है। इन आधुनिक पोतों में क्या है, मछलियों को संसाधित करने के लिए पूरा कारखाना लगा होता है, यानी कि पूरा मछली को पकड़ेंगे, पूरा काट पीट के उसको छांट के और उसको सीधे पैकिंग कर देंगे और फिर पैकिंग करके भेज देंगे मार्केट में। इतना ज़्यादा अच्छा व्यवस्थित होता है, मैनेजमेंट किया जाता है इनके जो पोत होते हैं, यानी जहाँ पे मछली पकड़ते हैं जिन जहाज़ों पर। तो मछली और मछली उत्पादकों को खराब होने से बचाने के लिए क्या है, प्रशीतन की व्यवस्था होती है, यानी कि फ्रिज लगे होते हैं, रेफ्रिजरेटर की व्यवस्था इन पोतों पे होती है। वरना अगर रेफ्रिजरेटर नहीं हुआ तो खराब जाएंगी ना फिर तो मछली वगैरह जो है, मांस वगैरह जो है। फिर वन व्यवसाय की बात कर लेते हैं। तो आपको पता है, हमने देखा पहले कि यहाँ पे वन संसाधन बहुत ज़्यादा मात्रा में अवेलेबल है। तो अब वन संसाधन है तो उसका इस्तेमाल हम कहाँ में करेंगे, बिजनेस के रूप में करेंगे, व्यवसाय के लिए। तो संयुक्त राज्य अमेरिका का 1/4 से भी अधिक भाग क्या है, वनों से ढका हुआ है, यानी कि 25% से ज़्यादा भाग पर क्या है, पेड़ पौधे हैं। वनों से क्या है, लकड़ी काटने के व्यवसाय से इस देश को राष्ट्रीय आय प्राप्त होती है, यानी कि लकड़ी काटने, लकड़ी बेचने, उससे क्या मिलती है, राष्ट्रीय या नेशनल इनकम होती है। तो कितनी होती है, लगभग 1% का योगदान इसमें मिलता है। यह देश जो है शीतोष्णकटिबंधीय कठोर लकड़ी के उत्पादन में क्या है, सब देशों में आगे है। फिर कठोर लकड़ी जो है अधिकतर फर्नीचर बनाने के काम आती है। मुलायम लकड़ी का उपयोग क्या होगा, भवन निर्माण हो गया या फिर लुगदी बनाने में, यानी कागज बनाने में होता है। लुगदी से क्या है, कागज हो गया, और रेयन बनाए जाते हैं। रेयन से क्या बनता है, कपड़ा बनता है। चलिए आगे देख लेते हैं, खनिज की बात कर लेते हैं कि खनिज वगैरह क्या है, यहाँ पे शक्ति संसाधन की बात कर लेते हैं। तो खनिज वगैरह में कौन कौन से खनिज में आ जाते हैं, तो मुख्य रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका जो है धात्विक खनिज, यानी धातु वाले जो खनिज होते हैं, जैसे लोहा हो गया, तांबा हो गया, जस्ता, सीसा, सोना, चांदी में बहुत संपन्न है। यह संसार में तांबे और चांदी के सबसे बड़े उत्पादक देशों में से एक है। लौह अयस्क के प्रमुख निक्षेप कहाँ मिलते हैं, तो सुपीरियर झील में। तो इससे पहले वाले वीडियो में हमने बताया था कि जो मिसाबी रेंज एक है, मिसाबी खान, वो किस लिए प्रसिद्ध है, लोहे और तांबे के उत्पादन के लिए, जो कहाँ पर है, सुपीरियर झील के पास है। संयुक्त राज्य में क्या है, बॉक्साइट हो गया, यूरेनियम हो गया, फॉस्फेट हो गया, पोटास हो गया, गंधक के विशाल निक्षेप पाए जाते हैं। तो इनके भी यहाँ पे निक्षेप पाए जाते हैं। तो आप देख रहे होंगे बहुत ज़्यादा संसाधन में क्या है, संपन्न है ये देश, इसीलिए जो है बहुत ही आगे है ये देश। इस देश में कोयले के विशाल भंडार, कोयला भी बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलता है यहाँ पर है। यह प्रमुख रूप से जो है कहाँ मिलेगा, अपलेशियन पर्वत, जो पूर्वी उच्च भूमि का क्षेत्र है, अपलेशियन पर्वत, वहाँ पर मिलता है मुख्य रूप से, ठीक है। यह देश संसार में पेट्रोलियम के उत्पादन में भी अग्रणी है। तो पेट्रोलियम के उत्पादन में भी अग्रणी है। इसके प्रमुख तेल क्षेत्र कहाँ मिलते हैं, मध्यवर्ती निम्न भूमियों तथा मैक्सिको की खाड़ी के तट के आसपास स्थित हैं। तो जो तेल वगैरह कहाँ से निकलता है, पेट्रोलियम वगैरह कहाँ से निकलेगा, तो जो मैक्सिको की खाड़ी है वहाँ का तटीय क्षेत्र, और जो मध्यवर्ती निम्न भूमि यानी जो प्रेरी के मैदान है, उन क्षेत्रों में पेट्रोलियम प्राप्त होता है। फिर प्राकृतिक गैस जो है पेट्रोलियम के साथ साथ ही मिलती है, इसका भी यहाँ बड़ी मात्रा में उत्पादन किया जाता है। प्राकृतिक गैस के जो प्रमुख क्षेत्र कहाँ हैं, तो प्राकृतिक गैस मुख्य रूप से कहाँ, टेक्सास हो गया, लुजियाना हो गया, ओक्लाहोमा हो गया और न्यू मैक्सिको में होता है, ठीक है, यानी कि यहाँ पे उत्पादन होता है। इस देश में जो है पेट्रोलियम और गैस के परिवहन के लिए हजारों किलोमीटर लंबी पाइपलाइनें बिछाई गई हैं और ये अनेक नगरों से जुड़ी हुई हैं, ठीक है। ये जो पेट्रोलियम के लिए जो पाइपलाइन है
वो क्या है, अनेक जो प्रमुख प्रमुख नगर हैं वहाँ से जुड़े हैं, और साथ में जो औद्योगिक केंद्र हैं तो औद्योगिक केंद्रों से भी जुड़े हुए हैं, और इनको जो है प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम के उत्पादन केंद्रों से जोड़ती हैं। यानी कि यहाँ पे जो पाइपलाइन है, औद्योगिक केंद्र हो गया, नगर हो गया, वहाँ पर गैस वगैरह जो है पहुँचाते हैं। यह देश जो है जल संसाधन में भी खूब संपन्न है, यानी कि जल की भी कोई कमी नहीं यहाँ पर है। यह संसार में जल विद्युत के अग्रणी उत्पादक देशों में से क्या है, एक है। जल विद्युत उत्पादन के अधिकतर केंद्र कहाँ हैं, पश्चिमी पर्वतीय क्षेत्र में स्थित हैं। ठीक है, जो पश्चिमी पर्वतीय क्षेत्र है वहाँ पे ये सारे जो हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट वहाँ पे लगाए गए हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में बिजली बनाने के लिए अनेक परमाणु ऊर्जा केंद्र भी स्थापित किए गए हैं, तो यहाँ पे न्यूक्लियर एनर्जी भी प्रोड्यूस की जाती है। अब देख लेते हैं उद्योगों की बात कर लेते हैं, उद्योग यानी इंडस्ट्री की बात कर लेते हैं। तो संयुक्त राज्य अमेरिका में संसार के जो प्रमुख उद्योग औद्योगिक देशों में से एक है ये। ठीक है, इसके विशाल जो खनिज निक्षेप, हमने देखा अभी बहुत सारे खनिज पाए जा रहे हैं, अब इन खनिजों का इस्तेमाल करके जो है उद्योग लगाए जाएंगे ना। ठीक है, और विविध फसलें और पशु उत्पाद जो हैं यहाँ उद्योगों के लिए क्या करेगा, कच्चा माल यानी रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, बड़े बड़े कारखानों को चलाने के लिए क्या है, इसके पास काफ़ी ईंधन या शक्ति के साधन है, कोयला भी यहाँ मिलता है, पेट्रोलियम भी है, गैस भी है। ठीक है, इसके पास पर्याप्त मात्रा में पूंजी भी है, अमीर देश है। ठीक है, और कुशल श्रमिक यानी स्किल्ड लेबर भी इसके पास है, और तथा परिवहन के क्या है, अच्छे साधन भी हैं, और उसे राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय बाजार उपलब्ध है, क्योंकि ये क्या करता है, निर्यात भी करता है, जहां वह अपना सामान बेच सकता है। इन सभी कारणों से क्या यहाँ उद्योगों का क्या हुआ, तीव्र विकास हुआ है, बहुत ही तेजी से जो है यहाँ के उद्योगों का क्या हुआ है, विकास हुआ है। फिर यह औद्योगिक वस्तुओं, रसायनों, ठीक है, जो औद्योगिक वस्तुएं होती हैं, रसायन होते हैं, आधारभूत धातुओं का सबसे बड़ा उत्पादक है। आधारभूत धातु वे हैं जिनका उपयोग क्या है, अन्य उद्योगों में कच्चे माल के रूप में किया जाता है, जैसे सीमेंट हो गया और बिजली हो गई, उर्वरक हो गए। ठीक है, ये क्या होते हैं, आधारभूत उद्योग होते हैं, जिससे क्या होते हैं ये। अब लोहा है तो लोहा क्या है, एक आधारभूत उद्योग होता है, लोहे का इस्तेमाल ही तो करेगी कोई कार बनाने वाली कंपनी। ठीक है, फ्रिज बनाना है किसी कंपनी को तो क्या लोहा चाहिए उसको, तो ये क्या कहलाता है, आधारभूत उद्योग होते हैं, जो अन्य उद्योगों के लिए कच्चे माल के रूप में कार्य करते हैं। तो लोहा और इस्पात उद्योग संयुक्त राज्य का सबसे महत्वपूर्ण उद्योग है। लोहे और इस्पात से ही मोटर गाड़ियां, युद्ध के लिए भारी शस्त्र और अस्त्र, रेल के डिब्बे हो गए, रेल के इंजन हो गए, और अनेक जो है अन्य कार्य किए जाते हैं इसमें, अन्य सामान जो है बनाए जाते हैं। यहाँ पे दिखाया गया है कि कहाँ पे क्या चीज़ मिलती है, तो अगर आपको देखने का मन है तो देख सकते हैं। तो वही बताया गया है कि अन्य प्रकार के जो उपकरण और मशीनें बनाई जाती हैं लोहे से ही। संसार में जो है संयुक्त राज्य अमेरिका मोटर गाड़ियों और वायुयानों के उत्पादन में अग्रणी देशों में से एक है। फिर यहाँ का डेट्रॉयट नगर, तो डेट्रॉयट नगर अक्सर पूछा जाता है, तो डेट्रॉयट नगर जो है मोटर गाड़ी यानी कि ऑटोमोबाइल्स के लिए जो है बनाने का एक प्रमुख केंद्र है। तो ध्यान रखिएगा, डेट्रॉयट कहाँ है, यूएसए में है। ठीक है, और ये किस लिए फेमस है, यहाँ पे मोटर गाड़ियाँ बनती हैं मुख्य रूप से, ऑटोमोबाइल्स के लिए ये प्रमुख है, प्रसिद्ध है, विश्व प्रसिद्ध है। फिर तेल शोधन तथा पेट्रो रसायन यहाँ के क्या है, अन्य प्रमुख उद्योग हैं। इनके अलावा क्या, अयस्कों का क्या कहते हैं, प्रगलन क्या होता है, गलाकर धातुओं को अलग करने की जो प्रक्रिया होती है उसको ही बोलते हैं प्रगलन। तथा स्वचालित मशीनों यानी ऑटोमेटिक मशीनें जो होती हैं, और विविध प्रकार के बिजली के सामानों, वस्त्रों एवं रसायनों का भी महत्वपूर्ण उत्पादन भी क्या है, महत्वपूर्ण उद्योग है, यानी कि हाँ इन सब चीज़ों का भी उत्पादन किया जाता है। फिर कागज बनाना और खाद्य सामग्री का क्या करना, संसाधन संयुक्त राज्य में क्या है, बड़े पैमानों पर चलने वाले उद्योग हैं, यानी कि फूड प्रोसेसिंग भी होती है। खाद्य सामग्री का संसाधन का मतलब क्या हुआ, फूड प्रोसेसिंग करना, यानी कि अगर मान लो आपके पास कॉर्न है यानी कि मक्का है, मक्के से क्या बना देना, कॉर्न फ्लेक्स बनाना, इसको क्या बोलेंगे हम, फूड प्रोसेसिंग कर दिया हमने। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं।
फिर आगे क्या दे रखा है, संयुक्त राज्य अमेरिका के जो अधिकतर उद्योग हैं, ठीक है, वो कहाँ है, देश के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित हैं। तो ध्यान रखना, जो उत्तर पूर्वी भाग हैं वहीं पे मुख्य रूप से जो सारे उद्योगों का संकेंद्रण है, वहीं पे केंद्रित हैं। बोस्टन हो गया, न्यूयॉर्क हो गया, फिलाडेल्फिया हो गया, डेट्रॉइट हो गया, शिकागो हो गया, इस क्षेत्र के क्या है, प्रमुख औद्योगिक केंद्र हैं। क्यों है यहाँ पर, क्योंकि यहीं पर ही, इसी के आसपास ही सारी जनसंख्या रहती है। फिर लॉस एंजलिस, जो लॉस एंजलिस है, ठीक है, वो पश्चिमी तट पर क्या है, एक महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्र है। तो मुख्य रूप से सारे जो हैं कहाँ पर हैं, मान लो कि ये है, मालूम है यूएसए का, तो सारे उद्योग जो है मुख्य रूप से इसी वाले एरिया में लगे हुए हैं। लेकिन जो लॉस एंजलिस है वो इस वाले पश्चिमी तटीय क्षेत्र का जो है प्रमुख औद्योगिक केंद्र है। वो क्या करेगा, यहाँ के जो रहने वाले लोग हैं उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा। चलिए आगे देख लेते हैं, जनसंख्या की बात कर लेते हैं। तो जनसंख्या बहुत ही कम है, वर्तमान समय में ये जनसंख्या लगभग 35 करोड़ के आसपास हो गई है यूएसए की। तो ये सब हमको याद करने की जरूरत नहीं है। और संसार में जो है, यहाँ ये पता होना चाहिए कि जो है तीसरे नंबर की जनसंख्या जो है यूएसए की है। तो चाइना नंबर 1 पे अभी भी है, भारत भी दूसरे नंबर पे जनसंख्या के मामले में, और तीसरे नंबर पे कौन सा है, यूएसए की जनसंख्या, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका की जनसंख्या जो है वो तीसरे स्थान पर है, 35 करोड़ के आसपास है लगभग, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, जनसंख्या का वितरण जो है बहुत ही विरल है। और जनघनत्व तो कितना था, पहले 27 था, अभी पता नहीं कितना हो गया है, उसको याद करने की जरूरत नहीं है। बस ये याद रखो कि जनसंख्या घनत्व तो कम है, क्योंकि बहुत बड़ा देश है, विश्व का चौथा सबसे बड़ा देश है, जनसंख्या बहुत कम है मतलब उसके कंपेयर में, ठीक है ना। तो घनत्व तो क्या है, ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। फिर यहाँ पे ये दे रखा है कि न्यूयॉर्क जो है देश का सबसे बड़ा नगर है आपका, ठीक है। तो यूएसए का अगर बात की जाए कि सबसे बड़ा नगर कौन है, तो न्यूयॉर्क है जी, ठीक है। देश की इसको आर्थिक राजधानी भी बोलते हैं। इसकी जनसंख्या दे रखी है, उसको याद करने की कोई जरूरत नहीं हमको है। यह नगर जो है अंतरराष्ट्रीय व्यापार तथा वाणिज्य का क्या है, केंद्र है। न्यूयॉर्क क्या है, अपने गगनचुंबी भवनों या स्काई स्क्रैपर्स बोलते हैं इसको। गगनचुंबी भवन का मतलब क्या हुआ, बड़ी ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स होती हैं, ठीक है। तो उसको ये भी बोलते हैं, स्काई स्क्रैपर्स भी बोलते हैं, ठीक है, स्काई स्क्रैपर्स बोलते हैं। और वही लिखा हुआ, यह पारिभाषिक शब्द उन ऊंचे ऊंचे बहुमंजिले भवनों के समूह के लिए प्रयोग में आता है जो आकाश को छूते हुए दिखाई पड़ती हैं, यानी गगनचुंबी, यानी आकाश को चूम रही हैं वो, ठीक है। ये इसके लिए जो है न्यूयॉर्क प्रसिद्ध है। इस नगर में क्या, संयुक्त राष्ट्र का जो है प्रधान कार्यालय भी है, ठीक है, यानी कि जो यूनाइटेड नेशन है, यूएन का जो है, अगर पूछा जाए कि कार्यालय कहाँ है तो न्यूयॉर्क में है। लॉस एंजलिस जो है संयुक्त राज्य अमेरिका का जो है दूसरा सबसे बड़ा नगर है, ठीक है। तो लॉस एंजलिस जो पश्चिमी तट पे है वो जो है यूएस का सबसे दूसरा बड़ा नगर है। और वाशिंगटन डीसी जो है यहाँ की क्या है, राष्ट्रीय राजधानी है। तो ये तो आपको पता ही होगा कि यूएसए की जो राजधानी है वो कहाँ है, वाशिंगटन डीसी में है, ठीक है। परिवहन और व्यापार देख लेते हैं। तो परिवहन की बात कर लेते हैं। तो संयुक्त राज्य अमेरिका में जो परिवहन तंत्र क्या है, बहुत ही अच्छा विकसित है, बहुत अच्छी अच्छी रोड बनी हैं। तो मूवी वगैरह देखते भी होंगे तो वहाँ पे बहुत ही शानदार रोडों को दिखाया जाता है। देश के सभी जो बड़े नगर हैं वो रेल मार्ग हो गया, सड़क हो गई और वायु मार्गों के द्वारा क्या है, जुड़े हुए हैं। मोटर गाड़ियां दैनिक परिवहन का सबसे अधिक प्रभावशाली साधन है, यानी लोग सबसे ज़्यादा क्या है, मोटर गाड़ी यानी कि कार का इस्तेमाल करते हैं। कारों द्वारा लंबी दूरी तय करते समय लोग जो हैं सड़कों के किनारे बने मोटलों में रहते हैं। तो होटल क्या होते हैं, मोटल क्या होता है, अलग होता है, ठीक है। मोटल क्या होते हैं, मोटल एक प्रकार का होटल ही है, ठीक है, जहां लोगों के ठहरने और आराम करने के लिए कमरा भी होता है प्लस रसोई घर भी होता है। तो आप जब किसी होटल में जाएंगे तो वहाँ आपको किचन नहीं मिलेगा, लेकिन अगर मोटेल लेते हैं तो वहाँ पे किचन भी होगा, आप अपनी मनपसंद का खाना बना भी सकते हैं, ठीक है। तो ये अंतर होता है मोटेल और होटल में। और कार खड़ी करने के लिए स्थान की सुविधा प्राप्त होती है यहाँ पर, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे होटल क्या होते हैं, मोटेल क्या होते हैं। फिर संयुक्त राज्य अमेरिका में जो है बहुत सी सड़कें ऐसी हैं जिन्हें क्या बोलते हैं, फ्री वे या फिर सुपर वे कहते हैं, यानी कि यहाँ पे जाम की समस्या नहीं होती है और बहुत चौड़े चौड़े सड़क होते हैं और इसमें लाइंस बनी होती हैं। अब तो भारत में भी बनने लगे हैं ना, बोलते नहीं 6 लेन है 4 लेन है, तो आप आराम से किसी जाम की कोई चिंता किए बगैर जो है एक स्थान से दूसरे स्थान को जा सकते हैं। फिर क्या है, देश भर में रेल मार्गों का क्या है, विस्तृत जाल है।
पार महाद्वीपीय यानी कि महाद्वीप के इस कोने से लेकर के दूसरे कोने तक जो होती है रेल मार्ग, उसको क्या बोलते हैं? पार महाद्वीपीय रेल मार्ग। ठीक है, तो वही लिखा हुआ अटलांटिक महासागर से लेकर के तट से लेकर के प्रशांत महासागर के तट से जोड़ते हैं। रेल मार्ग का मुख्य केंद्र कहाँ है? शिकागो। तो ध्यान रखिएगा, यूएसए में जो है रेल मार्ग का मुख्य केंद्र क्या है? शिकागो है। यह संसार का सबसे बड़ा रेल जंक्शन है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, संसार का अगर कभी पूछा जाए कि सबसे बड़ा रेल जंक्शन कौन है, तो शिकागो है। फिर लंबी दूरी तय करने वाले यात्रियों में वायुयान परिवहन जो है बहुत लोकप्रिय है। अगर किसी को बहुत दूर जाना है, लंबाई क्योंकि बहुत बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है, तो लंबी दूरी तक जाना है तो उसके लिए क्या है करेगा? वो वायु परिवहन का इस्तेमाल करेगा सबसे ज़्यादा अच्छा, क्योंकि टाइम बचेगा उसमें, कम समय में जल्दी पहुंच जाएगा वो। फिर क्या है? विश्व के व्यापार में, अब व्यापार की बात कर लेते हैं परिवहन के बाद। तो विश्व के व्यापार में जो है संयुक्त राज्य अमेरिका की सबसे बड़ी भागीदारी है। आपको पता है ये विश्व की सबसे ज़्यादा जो जीडीपी है वो किसकी है? यूएसए की है। ठीक है, यहाँ से युद्ध के साज सामान हो गए, वायुयान हो गया, मशीन हो गया, परिवहन के उपकरण हो गए, बिजली के उपकरण हो गए, अनाज हो गया, खाद्य सामग्री हो गई, मुख्य निर्यात है, यानी कि इनका मुख्य रूप से क्या किया था? एक्सपोर्ट किया था, यानी कि निर्यात किया है। कच्चा तेल और अनेक प्रकार के कच्चे माल जो है प्रमुख आयातक वस्तुएं हैं, क्योंकि आपको पता है ये बहुत ही ज़्यादा मात्रा में आधुनिक हो चुका है, बहुत ही ज़्यादा कार वगैरह का इस्तेमाल करता है। तो क्या है, इस कच्चे तेल का क्या करेगा? आयात करेगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा डिमांड है ना इसके पास, खपत बहुत ज़्यादा है। बहुत सारी कारें हैं, मोटरसाइकिल है, और बहुत सारे जो यंत्र हैं, मशीनें हैं, वो सब किससे चलती हैं? सारे पेट्रोलियम पदार्थ से ही चलेगी ना, ऊर्जा चाहिए ना उसको। फिर यहाँ पे दे रखा है कुछ टर्मोलॉजी दे रखी हैं कि गगनचुंबी भवन क्या होते हैं, तो हमने देख लिया, जो बहुमंजिला ऊंचे ऊंचे भवन होते हैं उनको क्या बोलते हैं? गगनचुंबी भवन बोलते हैं। अब मोटेल भी देख लिया हमने, मोटेल क्या होता है? एक प्रकार का होटल होता है जहाँ लोगों के ठहरने और आराम करने के लिए कमरा होता है, किचन होता है और कार को पार्क करने की जगह मिलती है। तो क्या हो गया आपका? वो मोटेल हो गया। तो ये रहा आज का वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को पसंद आया होगा तो एक लाइक तो बनता है। ठीक है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि जो अगला वीडियो अपलोड किया जाएगा तो वहाँ पर नोटिफिकेशन उसका तुरंत आ जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं, आज का वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।